आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेम टेक्निक के बारे में, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी सेम टेक्निक क्या होती है, कैसे वर्क करती है ये मशीन और इसके यूजेस क्या क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सेम इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी या सेम टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज हासिल करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। ये बिल्कुल लाइट माइक्रोस्कोप के ऑपोजिट है, जबकि लाइट माइक्रोस्कोप में हम लाइट यूज़ करते हैं, लाइट बीम यूज़ करते हैं अपने स्पेसिमन को देखने के लिए और उसकी विजुअलाइजेशन के लिए और करेक्टराइजेशन के लिए। जबकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हम इलेक्ट्रॉन बीम फॉल करवाते हैं स्पेसिमन के ऊपर, जिससे हमें उसके बारे में, उसकी सरफेस और टेक्सचर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इन अदर वर्ड्स, किसी भी सरफेस को उसकी मार्फोलॉजिकल स्टडी करने के लिए हम सेम टेक्निक यूज़ करते हैं। सेम टेक्निक अगर लाइट माइक्रोस्कोप के कंपैरिजन में देखा जाए तो इसकी मैग्नीफिकेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है और इसकी हायर रेजोल्यूशन आती है। रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन का क्या मतलब है? रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ आपको कितनी क्लियर नज़र आती है। तो इसकी सेम टेक्निक से जो हमें इमेजेस मिलती हैं वो लाइट माइक्रोस्कोप की निस्बत बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं। और मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कि वो चीज़ साइज़ में कितनी बड़ी हो के हमें नज़र आ रही है। तो आप इसकी मैग्नीफिकेशन पावर की जो रेंज है सेम की, वो लाइट माइक्रोस्कोपी की निस्बत बहुत ज़्यादा है और हमें मैग्नीफाइड इमेजेस ऑब्टेन होती हैं सेम टेक्निक में। इसको फर्स्ट टाइम मैफ्रेड वॉन आर्डिन ने 1937 में बनाया था सेम मशीन को। और ये क्यों बनाई गई थी, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई थी? क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप में हमें लाइट बीम यूज़ करनी पड़ती थी और उससे हमें क्लियर इमेजेस नहीं मिलते थे। उसकी रेजोल्यूशन पावर भी बहुत कम थी और मैग्नीफिकेशन पावर भी। इस वजह से हमें सेम टेक्निक की तरफ उसकी जो इनोवेशन है वो स्टार्ट हुई, ताकि हम ज़्यादा क्लियर और मैग्नीफाइड इमेजेस हासिल कर सकें विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। और इस वजह से 1937 में फ़र्स्ट टाइम इस मशीन को बनाया गया था। अगर इसकी हम ओवरऑल देखें, ये सेम टेक्निक, ये इसमें जो मशीन होती है, अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो एक कंप्यूटर से अटैच है। जो आप स्पेसिमन इस मशीन में रखते हैं उसकी इमेज क्लियर आपको कंप्यूटर पे हासिल होती है, जो कि इस मशीन के साथ अटैच होता है। तो ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है सेम मशीन की। अब सेम मशीन में हम स्पेसिमन को रखने के लिए, सैंपल को रखने के लिए हम सैंपल प्रिपेयर कैसे करते हैं? तो प्रिपरेशन ऑफ सैंपल में हमारे पास क्या होता है, जो भी सैंपल हम उसको स्टडी करना चाह रहे हैं, हम सबसे पहले उसकी वॉशिंग करते हैं। उसको अच्छी तरह से डिस्टिल वाटर या डीआयोनाइज्ड वाटर के साथ हम उसको अच्छे से वॉश करते हैं, ताकि उसमें से डस्ट और डर्ट पार्टिकल जो है वो रिमूव हो जाएं और वो प्योरीफाई हो जाए। वॉशिंग करने के बाद उनकी ड्राइंग की जाती है, उनको खुश्क किया जाता है, देन उसकी डिहाइड्रेशन होती है, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किए जाते हैं। उसके लिए कोई हम अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं। देन उसको प्लेट के ऊपर कोट कर दिया जाता है, सैंपल कोटिंग की जाती है और उसके बाद उसको मशीन में रखा जाता है एज एन सैंपल। और इसका मेन पर्पस क्या होता है सैम का, वो मैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ, कि सरफेस मार्फोलॉजी को स्टडी करना किसी भी ऑब्जेक्ट की। अगर हम इसका स्पेसिफिक उसकी पार्ट्स देखें सैम के, कि सैम मशीन में कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, तो इस फिगर में आपको नज़र आ रहे होंगे। उसमें इलेक्ट्रॉन गन होती है, इलेक्ट्रॉन बीम्स फाल करवाई जाती हैं, देन उसके बाद एनोड आ जाता है, मैग्नेटिक लेंस होते हैं, और इसके अलावा डिफरेंट काइंड्स के डिटेक्टर होते हैं, और स्पेसिमन रखने के लिए स्पेसिमन प्लेट होती है। और उसके बाद ये जो पूरी मशीन है, इसका कनेक्शन कंप्यूटर के साथ कर दिया जाता है, जो कि हमें रिज़ल्ट शो करवाता है। अब ये मशीन वर्क कैसे करती है उसको समझने के लिए आगे डिफरेंट उसकी जो शेप्स हैं मशीन की, वो यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया गया है सेम मशीन का। इसमें क्या है कि सबसे पहले ये जो इसकी ऊपर नेक है, इसको कॉलम कहा जाता है, और नीचे वाले पोर्शन को
जो कि एक रेक्टेंगुलर शेप है, इसको स्पेसिमन चैम्बर कहते हैं। इस स्पेसिमन चैम्बर में स्पेसिमन स्टेज होती है। ये स्पेसिमन स्टेज आपको नज़र आ रही है, इसके ऊपर किसी भी सैंपल या स्पेसिमन जिसको हम विजुलाइज करना चाह रहे हैं, करेक्टराइज करना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सैम टेक्निक, हम उसको यहाँ प्लेस करते हैं। ये स्पेसिमन स्टेज ये क्या होती है, ये अप एंड डाउन लेफ़्ट राइट मूव कर सकती है, ये मूवेबल होती है। तो यहाँ पे हमें यही बात क्लियर हुई कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में हमने सैम की टेक्निक में देखा कि एक कॉलम है और इसका स्पेसिमन चैम्बर होता है जिसमें हम स्पेसिमन को रखते हैं, और स्पेसिमन स्टेज जो है वो मूवेबल होती है, वो अप एंड डाउन लेफ़्ट राइट मूव कर सकती है। अब हम देखें कि इसके ऊपर लाइट कैसे फॉल करवाई जाती है, तो ये इस फिगर में आपको शो हो रहा होगा। सबसे पहले ऊपर थर्मियोनिक कैथोड होते हैं जो कि लाइट इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं, वहाँ से कैथोड से इलेक्ट्रॉन की इमिशन होती है। जब हम इनको सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होता है कि थर्मियोनिक कैथोड इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। अब वो कैथोड जो इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, उनको कैप्चर करने के लिए, उनको डाउनफॉल करवाने के लिए यहाँ पे एनोड मौजूद होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। तो क्या होता है, थर्मियोनिक कैथोड से इलेक्ट्रॉन जो रिलीज़ होते हैं जब उनको पावर सप्लाई की जाती है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एनोड की तरफ। एनोड के ऊपर आने के बाद ये इलेक्ट्रॉन डाउन फॉल करते हैं स्पेसिमन के ऊपर। ये स्पेसिमन यहाँ पे गिवन है जो कि उस प्लेट के ऊपर रखा है जो कि मूवेबल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप काइंडली तमाम फिगर्स को गौर से देखिएगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की बीम फॉल हो रही है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं है, वो पूरे स्पेसिमन के ऊपर फॉल कर रही है। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि हम जो ऊपर इलेक्ट्रॉन की बीम फॉल हो रही है वो पूरे स्पेसिमन के ऊपर है, किसी खास स्पेसिफिक साइट पे नहीं है। इस प्रॉब्लम को कवर करने के लिए यहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस यूज़ किए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस क्या करते हैं, इस डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम जो कैथोड से रिलीज हुए इलेक्ट्रॉन और एनोड की वजह से वो डाउन मूव कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस उनको स्पेसिफिक डायरेक्शन में स्पेसिफिक साइड के ऊपर फॉल करवाएंगे। और मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये जो स्पेसिमन प्लेट है ये मूवेबल होती है, ये अप डाउन लेफ़्ट राइट मूव करती है। तो जैसे ही ये मूव करेगी स्पेसिमन, ये जो लाइट इलेक्ट्रॉन बीम फॉल हो रही है ये स्पेसिमन के हर पार्ट पे फॉल करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास हर साइड की क्लियर इमेज ऑब्टेन होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो स्ट्रेट डाउन आ रही थी, दरमियान में उस स्पेसिमन के फॉल कर रही थी, जिसकी वजह से उसकी इमेज प्रोड्यूस होगी। अब ये क्या होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस आगे जो इनके रास्टर स्कैन जनरेटर लगे होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्शन जो करवाते हैं इसका जो रास्टर स्कैन जनरेटर, ये क्या करते हैं कि इनकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन बीम सिर्फ एक ही जगह पे फोकस नहीं होती बल्कि वो स्पेसिमन के हर पार्ट के ऊपर फॉल करती है ताकि हर जगह की क्लियर इमेज हासिल हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस इलेक्ट्रॉन बीम को एक फोकस्ड कर देते हैं, और फोकस्ड करने के बाद उनको स्पेसिमन की हर जगह पे फॉल करवाने के लिए रास्टर स्कैन जनरेटर यूज़ किए जाते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन बीम फॉल करती है स्पेसिमन के ऊपर, तो हमें पता है कि कोई भी मटेरियल जो है वो मॉलिक्यूल से मिलके बना है, और मॉलिक्यूल जो है एटम से मिलके बने हैं, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो कि उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो मौजूद हैं। तो क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन बीम फॉल करती है स्पेसिमन के ऊपर, तो ये आपको ये ब्लू कलर के डॉट्स नज़र आ रहे होंगे। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बीम जब फॉल करेगी तो यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर हो जाएंगे एटम्स के जो कि स्पेसिमन में मौजूद हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए हैं ये क्या होते हैं कि इस एसई डिटेक्टर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ये एसई डिटेक्टर जो यहाँ पे ब्लू कलर का यहाँ पे ये शो किया गया है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव करेंगे, डिफ्लेक्ट करेंगे, और डिफ्लेक्ट और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन देखें, ये जो चैम्बर है स्पेसिमन चैम्बर, अब ये पूरे चैम्बर में इलेक्ट्रॉन ईजिली मूव कर सकते हैं क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है। लेकिन हमें
सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एसई डिटेक्टर की तरफ चाहिए ताकि वो उसकी तरफ मूव करें। तो उसके लिए क्या होता है, एसई डिटेक्टर के आगे ये जो रेड कलर की आपको ये डॉट शो हो रहे हैं, ये एक चिप लगा दी जाती है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होती है। ये चिप क्या करती है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है ताकि पूरे चैम्बर में इलेक्ट्रॉन की जाने की बजाय वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फोकस होकर चिप के ऊपर जाएं और उसके बाद एसई डिटेक्टर में से होते हुए ये कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर इमेज क्रिएट करें। तो ये इसका एक ओवरऑल फिनोमेना है कि ये सेम मशीन वर्क कैसे करती है। अब इसके नेक्स्ट देखें तो इसकी जो हमें जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन बीम फॉल करती है सैंपल के ऊपर, तो ये सैंपल के जो एटम्स हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन नॉक आउट कर देती है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन की शक्ल में। इसको समझाने के लिए पहले मैं आपके साथ ये डायग्राम शेयर करूंगी। फॉर एग्जांपल ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कि ब्लू एरो से शो किया गया है, ये इलेक्ट्रॉन बीम का इलेक्ट्रॉन है। सपोज ये एटम्स हैं जो कि मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, मॉलिक्यूल मिलके एक स्पेसिमन मटेरियल बना रहे हैं। तो क्या होता है, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन जो कि इलेक्ट्रॉन बीम में मौजूद है, जो यहाँ पे ब्लू कलर का शो किया गया है, ये इलेक्ट्रॉन एटम के ऊपर जब फॉल करेगा तो उसके इनर शेल से एक इलेक्ट्रॉन नॉक आउट कर देगा। उसके इनर शेल जो कि के शेल है वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। देखिए इनर शेल की एनर्जी एज कंपेयर टू आउटर शेल बहुत कम होती है। तो क्या होता है कि जब के शेल जो कि इनर शेल है वहाँ से इलेक्ट्रॉन नॉक आउट होगा तो बाहर वाला जो एल शेल है उसका इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पे रेड कलर में शो किया गया है, वो उसकी जगह फिल करने के लिए वो एल शेल से मूव करेगा के शेल की तरफ, इनर शेल की तरफ वो मूव करेगा। जैसे ही एल शेल से इलेक्ट्रॉन के शेल की तरफ मूव करेगा, चूंकि हायर शेल की एनर्जी ज़्यादा होती है, इनर की कम होती है, तो इनर कम करने के लिए उसको एनर्जी कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करनी होगी ताकि उसकी एनर्जी लो हो जाए क्योंकि इनर की कम होती है। तो जब वो इनर की तरफ मूव करेगा तो एक करेक्टरिस्टिक एक्स रे, करेक्टरिस्टिक एनर्जी वो रिमूव करेगा जिसको करेक्टरिस्टिक एक्स रे कहा जाता है। अब ये जो एक्स रे है ये रेड कलर में यहाँ एरो, रेड एरो से शो की गई है, जो कि कब रिमूव हुई है, जब आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन ने मूव करना है इनर शेल की तरफ उसको फिल करने के लिए। तो ये जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्स रे यहाँ पे रिमूव होगी वो सारी की सारी उसकी एनर्जी की जो स्पेसिफिक लेंथ है, वेव लेंथ है, अब हर एनर्जी जो रिलीज़ होगी, जो भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा आउटर से इनर की तरफ, जो भी सैंपल आप रखें, हर सैंपल की अपनी मार्फोलॉजी है, अपनी उसके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं, और वो स्पेसिफिक वेवलेंथ जो यहाँ पे रिलीज़ होगी, वो वेवलेंथ से हमें पता चल जाएगा कि ये मॉलिक्यूल कौन सा है। अगर तो आपको पता है कि आप कौन सा मॉलिक्यूल रख रहे हो एज अ सैंपल, फॉर एग्जांपल आपने कोई बायो अजॉर्बेंट रखा है लाइक पीनट हस्क, आपने उसकी ग्राइंडिंग वगैरह करके सैंपल प्रिपेयर करके आपने उसकी मार्फोलॉजी स्टडी करने के लिए सेम मशीन में रख दिया है। अब आपको पता है कि ये हमारे पास जो मटेरियल है इस ये पीनट हस्क है, उसकी पाउडर फॉर्म है, तो उसकी करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ जो है वो यहाँ पे आप उसको मैच कर सकते हैं कि पीनट हस्क की जो मॉलिक्यूल या एटम्स की जो वेवलेंथ है एक्सरे की, वो लिटरेचर में कितनी मेंशन है और यहाँ पे जो मशीन में कंप्यूटर में शो हो रही है वेवलेंथ, वो कितनी वेवलेंथ आई है। तो जितनी वेवलेंथ आएगी आप उसको कंपेयर कर लेंगे। अगर तो सेम आ रही है तो इट्स मीन कि आपका सैंपल प्योरीफाई है। अगर वो सेम नहीं आ रही तो इट्स मीन कि आपके सैंपल में अभी इम्प्योरिटी है जो कि इंटरफेरेंस काज कर रही है आपकी वेवलेंथ के। नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि आपकी जो करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ एक्सरे आई है, अगर आपको मटेरियल अननोन है, आपको नहीं मालूम कि मटेरियल एज अ सैंपल कौन सा यहाँ पे प्लेस किया गया है, तो आपके पास यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक एक्सरे की वेवलेंथ आएगी जिसका यूनिट नैनोमीटर होता है वेवलेंथ का, आप उसको लिटरेचर में मैच करो, जिस मोलिक्यूल के साथ वो मैच कर जाएगी यहाँ पे आपको मोलिक्यूल की भी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि आपको जो सैंपल दिया गया है वो ये वाला मोलिक्यूल है। तो इस करेक्टरिस्टिक एक्स रे की जो है हमारे पास ये बात हो रही थी, तो ये करेक्टरिस्टिक एक्स रे जब जनरेट होगी तो ये हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स के एक्सरे डिटेक्टर लगे होते हैं। ये एक्सरे डिटेक्टर यहाँ पे पर्पल कलर में शो किए गए हैं। क्या होता है कि जो अब हमें कैसे पता चलेगी कि इसकी वेवलेंथ क्या है, तो ये एक्सरे डिटेक्टर का रोल का यहाँ पे क्या है कि जो करेक्टरिस्टिक एक्सरे प्रोड्यूस होती है उसकी वेवलेंथ को चेक करता है।
इसकी वेवलेंथ इस डिटेक्टर में शो होती है कि उसकी वेवलेंथ क्या रिलीज़ हुई है, और जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर जाएंगे एस ई डिटेक्टर की तरफ, जबकि जो उसकी वेवलेंथ है वो एक्स रे डिटेक्टर की तरफ चली जाएगी। तो यहाँ पे इसकी ये कंप्लीट मॉर्फोलॉजी दिखाई गई है, कंप्लीट उसका मेथड बताया गया है कि थर्मियोनिक कैथोड से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे जो कि एनोड की तरफ जाएंगे। एनोड उनको क्या करेगा, नेक्स्ट पास कर देगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस की तरफ, जो कि हम इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस्ड करके एक जगह पे उसको रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे रास्टर स्कैन जनरेटर भी यूज़ किए जाते हैं। इनका फंक्शन यहाँ पे ये होता है कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन बीम को थ्रू आउट दिस सैंपल फाल करवाना है, सिर्फ एक जगह पे फाल नहीं होती, सैंपल की हर पोजीशन हर साइड पे लाइट फाल होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होके प्रोड्यूस होते हैं तो वो एस ई डिटेक्टर की तरफ जाते हैं, जो कि इस यहाँ से होते हुए कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट शो करता है। और यहाँ पे एक्सरे डिटेक्टर होता है जो कि करेक्टरिस्टिक एक्सरे जो प्रोड्यूस हो रही है उसकी वेवलेंथ को डिटेक्ट करता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो स्पेसिमन प्लेट होती है ये मूवेबल होती है, जिसके ऊपर स्पेसिमन रखा जाता है। तो स्पेसिमन प्लेट भी मूवेबल है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्शन भी मूवेबल है। तो क्या होता है कि इससे आपके पास इलेक्ट्रॉन बीम स्पेसिमन की हर जगह पे फाल करती है। तो कुछ जगह पे ऐसे होता है स्पेसिमन की कि वहाँ नंबर ऑफ़ एटम्स या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं, कुछ जगह पे कम होते हैं। तो जहाँ पे हमारे पास ज़्यादा एटम होंगे वहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे, इलेक्ट्रॉन जब उनके ऊपर फाल करेंगे तो उस जगह पे हमारे पास डेंस इमेज आती है। जबकि वो जगह स्पेसिमन की सैंपल की जहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कम है वहाँ पे हमारे पास ग्रे इमेज आ जाती है। और जहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी एटम, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है सैंपल की जिस साइड पे, वहाँ पे हमारे पास ब्लैक इमेज आ जाती है। तो यहाँ पे आपको ये तीनों कलर यहाँ पे शो किए गए हैं, कुछ डेंस एरिया है, कुछ ब्लैक है और कुछ ग्रे एरिया है। यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि जो डेंस एरिया है इट्स मीन के स्पेसिमन ये सैंपल की इस जगह पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, जबकि जो ग्रे एरिया है वो ये शो कर रहा है कि यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन है। दरमियान में कुछ ब्लैकिश एरिया भी है जो कि ये शो कर रहा है कि सैंपल में कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नॉकआउट नहीं हुए, जहाँ एटम्स तो मौजूद हैं लेकिन उनमें से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन नहीं बने। तो यहाँ तक आपको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स से भी का भी पता चल जाएगा, और जैसे करेक्टरिस्टिक एक्सरे से आपको सैंपल के नेम का भी आइडिया हो जाएगा। उसके बाद अगर देखें कि सैम से हमें किस तरह की इमेजेस मिलती हैं, तो ये एक इमेज मैंने आपको दिखाई है। ये सिट्रस देवदार सारडस्ट, जिसको कि देवदार कहा जाता है, ये एक दरख्त है, उसकी सेम इमेज है। उसका वो जो वेस्ट मटेरियल होता है जिसे आम ज़बान में हम बूरा कहते हैं, तो वो ये बूरे की सेम इमेजेस आपको शो की गई हैं। सिट्रस देवदार सारडस्ट को एज एन एड्जॉर्बेंट भी यूज़ किया जाता है बहुत से डाइज और मेटल आयंस की एड्जॉर्प्शन के लिए। यहाँ पे क्या होता है कि आपको ये डिफरेंट इसकी 4 साइज़ नज़र आ रही हैं, इससे आपकी सेम इमेज ये बता रही है कि ये एड्जॉर्बेंट हेट्रोजीनियस है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पोर्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पे इन पोर्स पे डाई मॉलिक्यूल्स या मेटल के मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हो जाते हैं, और ये बाद में ये बिफोर एड्जॉर्प्शन एक उनकी सेम इमेज है जो कि रॉ मटेरियल की है। जबकि ये सेम इमेज ये शो कर रही है कि ये सारे के सारे पोर्स कवर हो गए हैं विद द हेल्प ऑफ डाई मॉलिक्यूल या पोल्यूटेंट। तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ़ पोर्स जो है ये एड्जॉर्प्शन का बायस बनते हैं। तो अब यानी कि सेम टेक्निक से हम ये पता लगा सकते हैं कि एड्जॉर्प्शन क्यों हुई है, क्या वो सरफेस होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है, उस वो सरफेस पोरस है या लेस पोरस है। नेक्स्ट देखें तो उसकी एप्लीकेशंस अगर हम सैम की देखें तो उसमें सैम टेक्निक वाइडली यूज़ की जाती है नैनो स्केल बायोमेडिकल और माइक्रोबायोलॉजी में, और इसके अलावा एनालिसिस करने के लिए यूज़ की जाती है कॉस्मेटिक कंपोनेंट्स के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एनालिसिस करने के लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा मॉर्फोलॉजी किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिमेन की स्टडी करने के लिए सेम टेक्निक यूज़ की जाती है। लेकिन इसकी लिमिटेशन एक ये है कि ये लिविंग सेल की विजुअलाइजेशन नहीं कर सकती। लिविंग सेल की विजुअलाइजेशन क्यों नहीं कर सकती, जैसे मैंने आपको सैम्पल प्रिपरेशन में बताया
कि सैंपल को जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें एक स्टेप डिहाइड्रेशन का भी आता है। तो डिहाइड्रेशन हम उसकी कैसे करते हैं, हम कोई अल्कोहल यूज़ करते हैं या कोई एसिड यूज़ करके उसकी डिहाइड्रेशन करेंगे। तो जब कोई अल्कोहल या एसिड यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि सेल जो है उनकी, जब उनको वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगा तो वो डेड हो जाएंगे। तो डेड सेल जो हैं, जितने भी डेड सेल हैं, ये सैम के जितने भी रिजल्ट्स हैं वो डेड सेल के होंगे, लिविंग सेल के नहीं होंगे, क्योंकि जब हम उसकी डिहाइड्रेशन करेंगे तो वो सेल लिविंग नहीं रहेंगे। इसके अलावा एक इसकी लिमिटेशन ये है कि सैम मशीन जो मैंने आपको आगे उसकी कंप्लीट पिक भी दिखाई है, ये एक्सपेंसिव होती है, कॉस्टली होती है और ये बल्कि भी होती है। तो ये उसकी कुछ लिमिटेशंस वगैरह थी और इसकी कुछ एप्लीकेशंस, और इसके अलावा इसकी पूरा सिनेरियो कि ये वर्क कैसे करती है। तो यहाँ तक सैम का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम टैम टेक्निक के बारे में डिस्कशन करेंगे।